नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, लगातार हम वक्फ बोर्ड की जो पड़ताल है, जनता के बीच में जाकर जनता की आवाज हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर जो तमाम बातें हो रही है, लगातार जो तमाम सियासी गर्माहट आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो संसद भवन में हो, सड़क पर हो, चाहे वो मुसलमान तबके के लोग हो, चाहे वो हिंदू तबके के लोग हो, सब के जवाब पे एक ही बात है, वक्फ बोर्ड आखिर है क्या? वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर जो है तमाम मुसलमान जो है आखिरकार क्यों तिल मिलाए हुए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए जो हमारे साथ एक नौजवान साथी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या, इसमें संशोधन की जरूरत क्या पड़ी, यदि संशोधन हो जाता है तो इससे मुसलमानों का क्या नुकसान होगा या मुसलमानों को क्या फायदा होगा, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल शुरू वहीं से होता है, क्या कहकर ये वक्फ बोर्ड है क्या? तमाम जो संशोधन बिल हालांकि लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में भी पारित हो गया, अब उस पर जो है राष्ट्रपति की मोहर लगेगी, राष्ट्रपति के मोहर के बाद जो बिल को पारित कर दिया जाए। तो सवाल मेरा ये है कि क्या उससे मुसलमानों को कोई नुकसान होने वाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये वक्फ बोर्ड था, वो एक काला अध्याय था। जिस काले अध्याय को खत्म करने का अगर कार्य किसी ने करा है तो देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने मिलकर किया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन करा गया है ना, उसका मुख्य रूप से देखा जाए तो गरीब तबके का जो मुसलमान था, उन्हें भी इसमें कहीं ना कहीं राहत मिली है। आप देखना गली मोहल्ले चौराहे पर जो मुस्लिम परिवारों जो इससे कहीं ना कहीं शोषण उनका वक्फ बोर्ड ने किया था, उनकी जो जमीनें थी उन्हें हड़पने का कार्य करा था, और तो और जो सरकारी जमीनें थी जिन पर कहीं ना कहीं स्कूल विद्यालय कॉलेजेस बनने चाहिए थे, जहाँ अस्पताल बनने चाहिए थे, उसे भी कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक दिया करता था। और तो और देश की जो लोकसभा जिसमें चलती है, संसद भवन बोला जाता है, उस संसद भवन पर दावा ठोक दिया जाता है। बड़े बड़े मंदिर जो भारत के अंदर स्थित थे, जिसमें से एक मंदिर श्री गणेश जी का महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में मौजूद था, उस पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक देता है। तो भाई ये वक्फ बोर्ड का ऐसी क्या जरूरत पड़ती है जो देश के अंदर अलग अलग विभिन्न जगहों पर अपना दावा ठोकने में बिजी था। साथ ही साथ बिहार का एक पूरा का पूरा गांव उस पर वक्फ बोर्ड कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो अगर ऐसा कानून में संशोधन किया गया है तो अब सबसे पहली चीज बन जाती है कि वक्फ बोर्ड अगर अब किसी जमीन पे दावा करता है तो उसे सबसे पहले सीधे सीधे टकरार सरकार से करनी पड़ेगी। तब जाके वो किसी चीज में निर्णय लेंगे। अब ये नहीं कि सीधे बोल दिया हमारे बाप की तो उनके बाप की हो जाएगी। अब उनके बाप की होने वाली नहीं है, सबसे पहले वो सरकार की है। सरकार से अगर वो केस जीतते हैं तब जाके उनकी उस जमीन होगी, उससे पहले नहीं होगी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बिल को मानने से माफ मना कर दिया। वो तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बिल को हम मानते ही नहीं। सरकार ने जिस तरीके से कहा कि गैर मुस्लिमों का इसमें जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप होगा, हम उस बिल को बिल्कुल नहीं मानते हैं और आने वाले समय में हम सड़कों पे उतर जाएंगे। देखिए, सड़कों पर उतरना तो मुसलमानों का शुरू से नैतिक कर्तव्य रहा है। इनकी मानसिकता है कि हम तो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर है। ये देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये देश के अंदर दंगे करवाना चाहते हैं। समय समय पे इनकी मानसिकता बन जाती है, जब तो ये कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अपने हक की बात कर रहे हैं ना, उनके बाप दादाओं ने जमीन दी है, तो मोदी सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल बना ये इनके बाप दादाओं ने जमीन नहीं दी, ये जमीन इनके कांग्रेस के जो दादा और परदादा थे उन्होंने ये दी है, जिसमें कि ये कानून में बदलाव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इस तरीके से तो इस देश के अंदर अगर देखा जाए, इस दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ बोला जाता था, और इसकी जो सीधे सीधे कहानी बोली जाए तो महाभारत से मिलती जुलती है, और महाभारत की जो गाथाएं लिखी गई है वो इंद्रप्रस्थ के नाम पे है। तो आज देखा गया इसे इंद्रप्रस्थ के अंदर किसी भी प्रकार से कोई मंदिर मुझे बता दीजिए जो महाभारत का काल का हो। क्यों? क्योंकि जो मुगल काल के जो शासक रहे उन्होंने मंदिरों को तोड़वाने का कार्य करा, और तो और जब और सरकारें आई तो कहीं बीच रोड पे कोई एक ब्रेकर भी बन रहा होता था, उस पर हरी चादर डाल दी, मजार तैयार हो गई और रोड हो गई तुम्हारे वक्फ बोर्ड की। यही सिलसिला इस देश के अंदर चलता हुआ है। आज अगर उस सिलसिले को बदलाव करने की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी और उसमें कानून में बदलाव हो गया, तो भारत के मुसलमानों को सबसे पहले स्वागत करना चाहिए इस वाले मामले का। लेकिन उन्हें क्या है, उन्हें किसी ना किसी तरीके से इस देश में अराजकता फैलानी है। उसी अराजकता का कहीं ना कहीं प्रभाव है कि अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर पे भी ये लोग एकत्रीकरण इन्होंने करा था। लेकिन मैं बार बार बता दूं, इस देश के अंदर अब तुम्हारी सरकार नहीं है, तुम्हारी मानसिकता की सरकार नहीं है। इस देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आकर बैठा है जो कहता है कि तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का। लेकिन वो तो मोदी तो कह रहे थे कि हम मुसलमानों के हितकारी हैं, लेकिन अब तो लगातार जिस तरीके से 2014 के बाद देखा जा रहा है कि मुसलमानों के हित के लिए विकास का काम, तो मुसलमानों की इतनी जो खबर लेने बीजेपी वालों की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, एक जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो चारों धर्मों का होता है, एक धर्म का नहीं। जो मोदी जी है वो अपना कहीं ना कहीं शासनकाल जो लेके चल रहे हैं वो सभी चारों धर्मों के लिए बराबर लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ अलग मानसिकता के लोग एक अलग मानसिकता इस देश में लाना चाहते हैं, लेकिन वो मानसिकता इस देश में तो आने से रही। अभी आप देखते जाइए, अभी विकास के नाम पे आप मुसलमानों का मस्जिद छीन लीजिए, उसके मजार छीन लीजिए, उसके कब्रिस्तान छीन लीजिए, वो तो आरोप लगा रहे हैं ना कि सब कुछ छीन जाएगा हमारा। देखिए, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश तक अगर बुलडोजर मस्जिदों के ऊपर चलाए तो मंदिरों के ऊपर भी बुलडोजर चलाए।
अगर आप इस बात को नहीं मानते हो तो अभी यमुना बाजार जाके देखिए, वहाँ भी 2 से 3 मंदिरों को तोड़ा गया है। ये कहना गलत है कि बार बार की मुसलमानों की मजारों को तोड़ दिया जाता है, उनकी मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है। जब विकास की बात आती है और कहीं अतिक्रमण की बात आती है, अतिक्रमण पे कहीं ना कहीं बुलडोजर चलता ही है, चाहे वो हिंदुओं का मंदिर हो, चाहे वो मुसलमानों की मस्जिदें हों, चाहे वो सिखों के गुरुद्वारे हों, चाहे फिर वो पादरियों की चर्चें हों, कार्रवाई चारों तरफ होती है। तो ये चीज बार बार कहना गलत है कि इस देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अगर इस देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जाता तो मैं मुसलमानों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या इस देश के अंदर राशन कार्ड सिर्फ हिंदुओं का बना हुआ है, मुसलमानों को राशन नहीं मिल रहा है क्या? क्या इस देश के अंदर आज जो पक्की सड़कें, पक्की हाईवे बन रहे हैं वो सिर्फ हिंदुओं के लिए बन रहे हैं क्या? क्या मुसलमानों के लिए नहीं बन रहे हैं? लेकिन अपनी मानसिकता को आज चेंज करने की भारत के मुसलमानों को बहुत ज्यादा जरूरत है। हम खुद कहते हैं कि हम किसी मुसलमान के विरोधी नहीं है, हम विरोधी उनकी मानसिकता के हैं। अगर उनकी मानसिकता अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद जैसी है और इस देश को भारत माता मानते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उनकी मानसिकता ये वाली है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो भैया उनका तो हम स्वागत जूतों से करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी एक सवाल मेरा जो जहन में आ रहा है, संशोधन को लेकर तमाम, हालांकि कुछ मुस्लिम लोग हैं उन्होंने इसका समर्थन भी किया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो इस पे इतना चर्चा करने की क्या जरूरत है? देखिए, चर्चा कई विषयों पर करने बन जाती है। आप ही मुझे बताइए, दिन पे दिन वक्फ बोर्ड कभी ये दावा कभी वो दावा, सारी की सारी जमीन पे दावा कर देगा तो जो और धर्मों के लोग हैं वो कहाँ जाकर रहेंगे भाई? चारों तरफ दावा ही तुम्हारा हो जाएगा। आज अगर इनका संशोधन नहीं होता तो कल को संसद भवन को भी अपना बना लेते और बड़ी बड़ी मीनारें बन जाती और उसे भी मस्जिद करके तैयार कर देते। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। द्विवेदी जी, क्या देखते हैं जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल पारित हुआ लोकसभा में, अब राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा, तो मुसलमान जो है इस बात को लेकर काफी खौफ में है। उनका मानना है कि अगर ये बिल पारित हो गया तो जो मस्जिद है, मज़ारे हैं, वो तमाम चीजें छिन जाएगी। इसको लेकर क्या देखिए, प्रतिक्रिया आपकी? मुसलमान खौफ में नहीं है, हाँ, मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार खौफ में है। अच्छा, जो मुसलमानों को बरगला करके अब तक राजनीति करते थे, हाँ, आज वो बेनकाब हो गए हैं, इसलिए आज वो सदमे में आ गए हैं। अच्छा, कुछ चंद लाइनें कहने के बाद फिर मैं विश्लेषण करूंगा अच्छा, एक बात बताइए कि जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा। समुचित विकास क्यों कह रहा हूं मैं? समुचित विकास क्या होता है किसी देश का? रोजगार हो, शिक्षा हो, संस्कार हो, जीवन स्तर में सुधार हो। लेकिन आज आप ये बताइए, पूरे दुनिया में देखा जाए तो जो वक्फ बोर्ड की पूरे दुनिया में प्रॉपर्टी है, उसके कंपैरिजन में भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। सबसे ज्यादा वक्त पूरे दुनिया के कंपैरिजन में, पूरे विश्व के कंपैरिजन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी भारत में है। फिर भी आज भारत में मुसलमान सबसे ज्यादा अशिक्षित है, सबसे ज्यादा, मतलब मैं नहीं कहता बेरोजगार है, लेकिन वो अपने रोजगार के लिए बहुत ही, एक कहते ना कि मेहनत करना, बड़ी परिश्रम करना, भाई कोई काम खराब नहीं है, चाय बनाना, पंचर बनाना, सब अपने आप में। लेकिन कहने का मतलब यह है कि भाई उससे भी तो थोड़ा ऊपर उठो, पंचर बनाने से भी तो ऊपर उठो, चाय मतलब थोड़ा बनाने में से भी तो ऊपर उठो। समझ रहे मेरी बात को? तो जब लिटरेसी आएगी, जब जीवन स्तर में बदलाव आएगा, थोड़ी आर्थिक डेवलपमेंट होगा, तो बच्चों को ही पढ़ाओ लिखाओगे, समझ आएगी। तो मैं वही कह रहा था कि अब जब ये बताइए, जब इसमें ट्रांसपेरेंसी ला दी गई, जब इसमें ये हो गया कि भाई अवैध कब्जा रोक, मतलब मतलब अवैध कब्जा जो हो रहा था उस पे लगाम लगा दी गई कि ये नहीं हो पाएगा, तो अब ये लोग फड़फड़ा रहे हैं। ऐसा आप किसी के हक मार लीजिए, वो कह रहे हैं लगातार कि उनके बाप दादाओं की जमीन है, उनके बाप दादाओं ने वक्फ कर दिया और आप उस पे हल्का अपना जो है हक अदा कर रहे हैं। मैं उस पे आ रहा हूँ, लेकिन पहले लाइन कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ। कि जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, जो वक्फ बोर्ड कानून अब तक डाल रहा था देश के समुचित विकास में अड़ंगा, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। अच्छा। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इसमें बदलाव कर दिया कांग्रेस पार्टी के चरित्र को नंगा। और जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, जिन्होंने सत्ता के लोलुपता में औरंगजेब की तरह अपने बाप की गद्दी जबरदस्ती कब्जा कर लिया, आज वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का हक मार लिया।